दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी में आपका स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मैं जो ये सीरीज चला रहा हूं उससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। आप लोग जो मेरा लगातार समर्थन कर रहे हैं इसके लिए भी आपका हृदय से आभार। हम जो सीरीज चला रहे हैं मौलिक अधिकार की, एक एक अनुच्छेद पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, अगर आप उस प्ले लिस्ट को देखेंगे तो मौलिक अधिकार आपका बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। भाई हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, उसका ये अधिकार है, यह भी मान के चलिए एक मौलिक अधिकार है। आप अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानें। तो अब तक हमने 5 मौलिक अधिकार पढ़ा दिए आपको। कानून मतलब समता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आपका छठा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये 5 मैंने पढ़ा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, सबको मैंने विधिवत पढ़ाया है। तो आप जरा पढ़ के कमेंट भी करिएगा, सुझाव भी दीजिएगा। दोनों बातें मैं एक्सेप्ट करूंगा। मुझे लगता है कुछ आप सुझाव देंगे तो कुछ और मैं सुधार करूंगा। हालांकि मैंने तो अपना पूरा अनुभव इसमें लगाया है, फिर भी। और आप अगर कॉम्पिटिटर हैं, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, तो वहां पे मौलिक अधिकार से जो मैंने अब तक पढ़ाया है इससे बाहर प्रश्न नहीं आने हैं, ये मेरी गारंटी समझ लीजिए। और पिछले 10 साल के प्रश्न को उठा के, पेपर को उठा के जरा देखिए। जो लोग स्पेशली पीसीएस के कॉम्पिटिटर हैं, वनडे के कॉम्पिटिटर को भी यहाँ बहुत लाभ मिलेगा। वहाँ मैंने 60 भी बहुत सारे बनाए हैं, उसको भी आप देखें। अभी पिछला 60 मैंने डाला है, तो वहां पे मान के चलिए कम से कम जो है उतने से ही 2-3 क्वेश्चन बढ़िया मिल जाएंगे आपको। तो आज ये आपका छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब आपके मैंने पढ़ाया था कि भाई मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। तो आप 30 तक मैंने पढ़ाया, 30 के बाद अनुच्छेद 31 और यह 32। तो अनुच्छेद 31 के साथ ये है कि वो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं हल्का सा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया। संविधान संशोधन के द्वारा उसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार या इसे कानूनी अधिकार भी कहते हैं। अब वो उसकी जो पोजीशन है संविधान में, वो 300 के अंतर्गत हो गई है। संपत्ति का जो अधिकार था, तो यह भी एक प्रश्न बनता है। संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और वैसे मूल संविधान में आपको 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार हैं। 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इसको जो है इसमें परिवर्तन कर दिया। और स्पेशली जो है देश के विकास में कहीं ना कहीं ये बाधक हुआ करता था, इसको जो है उठा के अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर ये है कि जैसे ये अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार होते हुए भी स्वयं एक मौलिक अधिकार है और अन्य मौलिक अधिकारों के संरक्षक की भूमिका भी निभाता है। तो इसके तहत, अगर आपने मेरा शर्ट देखा हो तो भी, नहीं देखा हो तो भी, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह आपके 5 मौलिक अधिकार जो अब तक है उसके हनन के, अगर उसका हनन होता है तो आपको वो 5 प्रकार के रिट, 5 प्रकार की याचिकाएं, 5 प्रकार के प्रलेख जारी करके आपके अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये मौलिक अधिकार हो गया। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा भाई मौलिक अधिकारों की रक्षा ही करता है, ये विधिक अधिकारों की बात अब जो है यहाँ पे, अगर आप, जब संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, तो होता क्या था कि जब जैसे देश का विकास करना है, जब कोई सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करती तो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते और मौलिक अधिकार तुरंत उस पर कोई न कोई, भाई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो रोक लगाएगा, देखेगा कि ठीक है कि नहीं ठीक है। तो देश के विकास में कहीं न कहीं बाधा पहुंच रही थी, उसको देखते हुए
इस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब जो है, अब सुप्रीम कोर्ट आपको तुरंत राहत नहीं देगा, अब आपको चैनल मतलब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। इस तरह ये अब अर्थात कानूनी अधिकार के हनन पे आप सीधे अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में थोड़ा सा बेसिक सा अंतर है। बाकी अब हम मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं तो उसको आपको बताएंगे। तो अब यहां से देखिए, एक प्रश्न हो गया कि संपत्ति का मौलिक अधिकार जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधि, उसको अब कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। अब उसके हनन के आधार पे आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। अर्थात एक बात क्लियर हो गई कि मौलिक अधिकारों का ही अनुच्छेद 32 के तहत किसी नागरिक को यह अधिकार है कि अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिल सकती है। लेकिन कानूनी अधिकार का यदि हनन होता है तो उसे चैनल मतलब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह आना होगा। खैर, तो ये हो गया आपका संपत्ति का मौलिक। उसके लिए मैं आपको अलग से एक क्लास बनाऊंगा, वहां पे उसको भरपूर क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वहां पे 31A, 31B, 31C कुछ चीजें, कुछ और बातें हैं या जो संशोधन किए गए हैं उनके बारे में बताना है, तो उसको अलग बताएंगे। आज हम आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 केवल इसी पर चर्चा करेंगे। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमने आपको यह इतना महत्वपूर्ण है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर जिन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, उन्होंने कहा कि यदि अगर उनसे पूछा जाए कि संविधान से कौन सा अनुच्छेद निकाल दिया जाए, तो उन्होंने कहा अगर अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए तो संविधान बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अर्थात संविधान के उनके अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है, संविधान का हृदय अनुच्छेद 32 है। हालांकि यदि प्रश्न यह आए कि संविधान की आत्मा, नॉर्मल संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वहां पर जोड़ दे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके व्याख्या पे आते हैं हम। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसमें हमने आपको बार बार बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिटें, 5 प्रकार की रिटें, रिट कहते हैं, लैटिन भाषा में इसे रिट कहते हैं। अब अक्सर लोग रिटें ही कह लेते हैं कि भाई रिट जारी करता है, इसको याचिका कहते हैं। एक प्रश्न ये भी हो सकता है, इसको प्रलेख कहते हैं, शुद्ध हिंदी इसकी प्रलेख है, ठीक है, प्रवेग भी कहते हैं, लेख है, जो भी कुछ लोग लेख भी कह लेते हैं इजी वे में समझाने के लिए। लेकिन ये रिट जो शब्द है, ये बड़ा चर्चित शब्द है, तो अक्सर लोग रिट करते हैं। 5 प्रकार की रिटें किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, यह भी एक प्रश्न है। तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें। और अब जैसे देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 32 में 32(1) जो है, यह इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो 5 प्रकार की रिटें, अनुच्छेद 32(1), यहाँ पे देखिए कभी-कभी इस तरह के प्रश्न होते हैं कि अनुच्छेद 32 में ऐसे नॉर्मल पूछेगा कि भाई अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटें जारी कौन करता है। तो अब अगर 32(1), 32(2), 32(3) 3 भाग है इसके, तो अनुच्छेद 32(1) में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह 5 प्रकार की रिटें, नागरिक को उसके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी, अर्थात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रिटें जारी करने के अधिकार के बारे में बताया गया है। 32(2) जो है, वहां पर यह बताया गया कि यह 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं, उसका यहाँ पर वर्णन है। और 32(3) में यह कहा गया है, ये देखिए थोड़ा सा टिपिकल, इसमें यह कहा गया है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य कोर्ट्स को भी, अधीनस्थ न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। संसद कानून बनाकर अन्य कोर्टों को, कोर्ट्स मैंने कोर्टों लिख दिया, खैर अन्य कोर्टों को रिट जारी करने का अधिकार देती है, करने का अधिकार दे सकती है। देखिए ये प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं,
पॉलिटी देखिए है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, छोटा सा है लेकिन बड़ी बहुत क्वेश्चन देता है और हर एग्जाम का एक अंग है। तो 32(1) में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह आपके अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करेगा। वह 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं उसके बारे में 32(2) में उल्लेख है। 32(3) में यह उल्लेख है कि संसद कानून बनाकर अब अन्य सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य कोर्टों को भी, अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। अर्थात का तो खैर ये हो गया 32(1), 2 और 3। अब हम ये जान लेते हैं कि भाई कौन कौन सी रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट जरूर बना रहे होंगे, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं। जो लोग नहीं एग्जाम दे रहे हैं वो अपने जानकारी बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान वर्धन के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं। इसकी इंग्लिश है हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस ये है लैटिन, लेकिन तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण की लैटिन भाषा में क्या कहते हैं। अच्छा, इसका अर्थ ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, हैबियस कार्पस का, कि बंदी को प्रत्यक्ष करो या बंदी को, ऐसे है तो बंदी नाम से ही क्लियर है कि बंदी को प्रत्यक्ष करो। मान लिया किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया हो, तो वह व्यक्ति ये रिट जारी कर, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा, तो वो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भाई उसको सामने लाइए, सशरीर बंदी को हमारे सामने लाइए। तो इसमें जो है कहेगा कि 24 घंटे के अंदर, जैसे हमने आपको बताया था अनुच्छेद 22 में मनमानी गिरफ्तारी से रोक, वहां हमने बताया था 24 घंटे के अंदर, यहाँ भी वो बातें हैं। तो नॉर्मली समय नहीं जोड़ा जाता यात्रा का, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आप जो है जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में उसे आप प्रस्तुत करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट कहेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ। इससे क्या होता है, नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। उसको जो है, उसको अगर अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट इस रिट के माध्यम से उसको सामने लाएगा, उसको अपने सामने प्रस्तुत करवाएगा। बंदी को प्रत्यक्ष करो, ये हो गया। तो यहां से देखिए 2-3 प्रश्न उठते हैं कि ना इसका अर्थ क्या है, इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, मैच करने के लिए दे सकता है। खैर वो बातें आपको और बाद में बताएंगे हम। दूसरा है परमादेश। परमादेश नाम से ही क्लियर है, आप संधि विच्छेद कर लीजिए, परम प्लस आदेश। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में नहीं, लैटिन में मैंडामेस। मैंडामेस मतलब इसमें, अब इसका अर्थ क्या है, यह अर्थ पूछता है। इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो यहां पर बहुत सारी संस्थाएं हैं देश में, बहुत सारी संस्थाओं को जो कार्य दिया गया रहता है, उन कार्यों का सही ढंग से लोग निर्वहन नहीं करते। तो यदि कोई संस्था अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रही है, तो व्यक्ति को लगता है कि यार अगर इसके लिए बनाई गई है सारी संस्थाएं, नागरिकों के लिए बनाई गई है, तो नागरिकों के अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन होगा, मौलिक अधिकार का भी हनन होगा, तो वो जाएगा। तो परमादेश में जो है अधिकतर जो है सार्वजनिक अधिकारियों को यह कहा जाता है कि जिस पद पे आप बैठे हुए हैं उस पद के कुछ दायित्व होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनका सही ढंग से निर्वहन करें। लोग देखिए पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो यदि वह अपने पद का सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश वाले रिट जारी करेगा और उनको यह कहेगा कि आप अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें, अदरवाइज आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। तो ये परमादेश देखिए, इसका लैटिन है मैंडामस और इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, सार्वजनिक अधिकार, आप लिख सकते हैं सार्वजनिक अधिकारियों को, नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्य या और दायित्व,
दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जारी की जाती है, करने के लिए जारी की जाती है। देख रहे हैं बातें। तो यह अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि किनके खिलाफ जारी की जाती है, सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ। भाई ये किस लिए है, ये आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। हो सकता है वो अपना सही से दायित्व ना निभाए, हो सकता है वो कुछ ऐसा करे कि जो है आपके मौलिक अधिकार का हनन हो। तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट से राहत पा सकते हैं, अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। ये परमादेश हो गया, नोट कर लेंगे, सुन लेंगे बढ़िया से, ध्यान से, तो निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन भी आपका होगा और इससे प्रश्न जो आएंगे उसको भी आप हल कर लेंगे, आपको सफलता मिलेगी। देखिए अभी रिजल्ट आया है, आईएएस का रिजल्ट आया है, जिस समय मैं वर्तमान में वीडियो बना रहा हूँ, कल 1-2 दिन पहले रिजल्ट आया। तमाम लड़कों ने सफलता प्राप्त करी है, सभी को मेरी शुभकामनाएं। और अन्य लोग भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी जो रीट है, तीसरी और चौथी, तीसरी देखिए इसका नाम है प्रतिषेध। दोनों लगभग एक जैसी है, बस थोड़ा सा अंतर है, यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। प्रतिषेध, इसको इंग्लिश में प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण, उत्प्रेषण कहीं कहीं पे आपको प्रेक्षण लिखा हुआ मिलेगा। उत्प्रेषण इस सर्टियोरेरी या सर्सियोरेरी लोग कहते हैं इसको। देखिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के, उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी करता है। बस इनमें अंतर क्या है इसको जानना जरूरी है। प्रतिषेध में है ये कि, अब हटा देते हैं फिर आपको समझाते हैं। प्रतिषेध में ये है कि न्यायालय अगर, जो अधीनस्थ नीचे का न्यायालय है, अगर यहाँ पे प्रतिषेध, पहले ये जाने इसका अर्थ क्या है। जैसे दोनों का बंदी, प्रत्यक्षीकरण का बंदी को प्रत्यक्ष करो, परमादेश हम आदेश देते हैं, यहाँ पे है हम मना करते हैं। प्रोहिबिशन मतलब निषेध होता ही है, हम मना करते हैं, मना करते हैं। अर्थ तो पक्का जान लीजिएगा, क्योंकि आराम से पूछता है, वनडे में पूछता है। आजकल प्रश्न बड़े जो है टिपिकल टाइप के आ रहे हैं, तो हर जगह पूछा जा सकता है कि प्रतिषेध का अर्थ क्या है, हम मना करते हैं। और प्रतिषेध, अब इसमें अंतर ये है, ये दोनों रिट है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण को भी आपको लिखते हैं, उत्प्रेषण भी लिख देते हैं आपको। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का अर्थ है कि मामले को ऊपर भेजो, मामले को ऊपर भेजो, ये अर्थ है। अब बताएंगे इसमें क्या क्या अंतर क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। प्रतिषेध में हमारा, यदि कोई न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र, अपने जो उसका अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसने किसी मामले पर सुनवाई की हो, तो अभी क्या है, मामले पे कार्रवाई चल रही होती है, तब उच्चतम न्यायालय को यह लगता है कि नहीं यार, ये तो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह प्रतिषेध वाले रिट जारी करेगा और बोलेगा कि उस पर कार्रवाई को हम मना करते हैं, कि कार्रवाई को रोक दो, क्योंकि इसलिए रोको क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है। और उत्प्रेषण में है कि मान लिया न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय किसी मामले पर सुनवाई कर रहा है और उस पे उसने निर्णय दे दिया। यदि निर्णय दे दिया तो यह होगा कि उसको रद्द करो और मामले को ऊपर भेजो, क्योंकि यहां पर निर्णय देने का अधिकार आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द डिसीजन एट दिस पॉइंट, सो यू, मतलब मामले को आप ऊपर भेजिए। तो उत्प्रेषण में यह है, देखिए अंतर समझ आ रहा ना। यहां पर कार्रवाई, अभी क्या है, यहां पे कार्रवाई चल रही होती है, कार्रवाई मतलब कार्यवाही यहां पे चल रही होती है, निर्णय नहीं होता है, यह भी एक अंतर है, होती है। और यहाँ पे निर्णय वो फाइनल डिसीजन दे दिया रहता है, तो इसको कहता है निर्णय को रद्द करो, मतलब इसको आप रद्द करिए और हमारे यहाँ भेजिए, उत्प्रेषण। तो ये दो बातें हो गई। 4 प्रकार की रिटें अब तक हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब ये 5वीं रिट है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा नाम से ही क्लियर है,
कि भाई लगता है किसी ने इसको क्यों वारंटो कहते हैं, क्यों वारंटो। इसमें यह है कि भाई को वारंटो का मतलब है कि हम पूछते हैं, यहाँ पे है भाई अधिकार परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट पूछता है, यहाँ पे लिखा है हम पूछते हैं। अधिकतर ये उन्हीं सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ हम पूछते हैं कि आपने यह पद किस अधिकार से ग्रहित, आपने यह पद किस अधिकार से धारण किया है। हम पूछते हैं स्पेशली ये है आपने यह पद किस अधिकार से धारण किया। अब देखिए यहां पे यह है कि भाई अगर कोई यदि किसी अधिकारी ने अवैध ढंग से किसी पद पे कब्जा कर लिया है, किसी पद को हथिया लिया है, तो उस अधिकारी के खिलाफ ये रिट जारी की जाती है और उसे जो है अक्सर पदच्युत कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसे निलंबित कर दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है। तो यह उस मतलब इसमें क्या अधिकारियों के पद की वैधता की जांच होती है। अब आप देखिए यहाँ ऐसे ही प्रश्न बन सकता है, वो परमादेश वो भी सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी हो जाती है, लेकिन वहां क्या है उनको अपने कर्तव्यों और दायित्वों का वो अपने कर्तव्य एवं दायित्व का सही ढंग से निर्वहन करें इसके लिए जारी होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ यदि उसने अवैध ढंग से हथिया लिया पद को, तो पद की वैधता की भी जांच होती है। तो पद यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि पद की वैधता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करता है, तो वो अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो। यहाँ देखिए प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, मैच वाला बन सकता है, बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं। 4 रेटें एक तरफ दे दिया, उसके लैटिन वर्ड दे दिए, या 4 रेटें दे दिया और उनका जो है वो कंडीशन दे दिया, किस कंडीशन में, ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न हो जाता है। तो ध्यान पूर्वक यदि आप इसको पढ़ेंगे तो पक्का है कि जो है आपका ज्ञान, और बड़े इजी बातें हैं, सामान्य सी बातें हैं। 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी, 32 1 2 3 हमने आपको बता दिया कि वो 5 प्रकार की रिटें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में जो अंतर था हमने बढ़िया से समझा दिया। आप एक बार 2 बार 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो पक्का है कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जो लोग एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत फायदा है, जो लोग नहीं एग्जाम देने वाले वो भी अपना ज्ञान वर्धन करें और जो है ऐसे। अब देखिए अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी करते हैं, लेकिन यहां पर यह है कि भाई रिट जारी करने का अधिकार सर्वाधिक किसको है। मतलब यहां पर देखिए तो यहां पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार रखता है। क्यों, उसके पीछे रीजन है। पहले तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जो जारी करता है वो मैंने आपको बता दिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और 6 प्रकार की रिट अब आपको मन में आएगा ये कौन सी, तो इसको कहते हैं इंजंक्शन। आप लोग अगर पढ़ा होगा कभी तो अनुच्छेद 226 एक है, आर्टिकल 226, इसके तहत जो है हाई कोर्ट रिट जारी करता है। किसी व्यक्ति को अंतरिम राहत जो मिलती है, लोग अक्सर सुनते होंगे आप लोग, थोड़ा अखबार पढ़ा करिए, अंतरिम राहत, इंटरिम बेल, अंतरिम राहत जो मिलती है वो हाई कोर्ट ही देता है। और इसी 226 के तहत तो एक तो ये हो गया। तो अधिकार देखिए हाई कोर्ट का अधिकार यहाँ पे अधिक है, क्योंकि यह जो है 6 प्रकार की रिट जारी करता है, यह 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और 6वीं रिट हमने आपको बता दिया इंजंक्शन वाली रिट, तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यह केवल मौलिक अधिकारों के हनन मौलिक अधिकारों के हनन की राहत देने के लिए ही ये सुप्रीम कोर्ट जारी, केवल मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी करेगा। ऐसे सुन लीजिए, हाई कोर्ट क्या है कि मौलिक अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अधिकारों की रक्षा के लिए
रिट जारी कर सकता है। तो इस प्रकार जो है हाई कोर्ट की अधिकारिता रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो अब आप लोग जो है ध्यान से जरा इसे पढ़ लीजिएगा, और आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि थोड़ा भाई देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे मेरा व्यू बढ़े और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, और ऐसे आप अपना समर्थन खूब मुझे दिए जा रहे हैं, दे रहे हैं। मुझे लगता है आपका ज्ञानवर्धन मैं ठीक ढंग से कर रहा हूँगा। थोड़ा कमेंट किया करिए कि और क्या आप चाहते हैं और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों के बल पे ही ये सारी व्यवस्था चलने वाली है। तो कृपा कर जरा मुझे ध्यान से सुने, अपना नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना अमूल्य समय मुझे दे रहे हैं, तो आप लोग जो है इसलिए आपको स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ईश्वर से मैं ये कामना करूंगा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह मेरा समर्थन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।